स्वेदन जो द्रव्य होते हैं उनमें क्या गुण होते हैं? उष्णम तीक्ष्णम सरम स्निग्धम रुक्षम सूक्ष्मम द्रवम स्थिरम। नेक्स्ट लाइन से द्रव्यम गुरु च यत् प्रायः तदहि स्वेदनम उच्यते। ये भी चरक संहिता के सूत्र स्थान 21वें अध्याय से। तो देखिए, स्वेदन में सबसे पहला जो गुण है वो उष्ण गुण है ना। तो इसका उष्ण का जो कर्म है, उष्ण द्रव्य का क्या कर्म है? वो उष्ण गुण का कर्म क्या है? पाचनश्च विशेषतः। देखिए क्या होता है, पाचन में हम लोग सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट करते जाते हैं, यानी स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं। यही कर्म हम जो है करेंगे किसमें? स्वेदन कर्म में। स्वेदन में हमें क्या करना है? मल को निकालना है। और स्वेद किसका मल है? मेद का। मेद का मल क्या है? स्वेद है ना। इसीलिए जो लोग मेदस्वी होते हैं उनको अधिक स्वेद आता है। अब स्वेद जो है वो उष्णता के कारण आता है। मेद विलीन होता है तो वो बाहर द्रव के रूप में, स्वेद रूप में निकलता है। लेकिन मेद की जो एक दुष्टि है वो अलग चीज़ है, और सामान्य तरीके से स्वेदन करना अलग चीज़ है। हम लोग स्वेद के द्वारा जो मेद जैसे या आम जैसे मल जो होते हैं उनको निकालने का काम करते हैं, और स्वेदन से हम किसी भी कठिन द्रव्य का शिथिलीकरण करते हैं। जैसे आप जब पंचकर्म करते हैं तो उसमें पूर्व कर्म के रूप में जो स्वेदन का प्रयोग है, वो प्रयोग इसीलिए है कि जो शरीर में संचित मल हैं उनको द्रवीभूत करना है ना, जिससे वो द्रवीभूत होकर के उनका शरण हो सके। वो सूक्ष्म स्थानों से या शाखा से मार्ग की तरफ, यानी शाखा से कोष्ठ की तरफ वो आ सके, ऐसा करने के लिए। लेकिन वो आएगा कब? जब उसमें शरण की गति उत्पन्न हो जाएगी। तो शरण गति पैदा करने के लिए उसको द्रवीभूत होना जरूरी है, और द्रवीभूत करने के लिए उसको उष्णता प्रदान करना जरूरी है। इसलिए ज़्यादातर स्वेद तो खुद मल है, लेकिन आम से युक्त होने पर ज़्यादा स्वेद आता है, क्योंकि आम जो है वो मेद जैसे गुणों से युक्त होता है। मेद में जल और अग्नि की अधिकता है। मेद में जल और अग्नि की अधिकता है, ठीक है। और स्वेद में भी जल और अग्नि है। स्वेद में भी जल और अग्नि है, ठीक है ना। अब आम में भी देखो अग्नि और जल रहता है, क्योंकि आम जो है वो द्रवीभूत होता है। आम पिच्छिल होता है, स्निग्ध होता है, कुरु होता है, उष्ण होता है, अभिसंधि होता है। ये आम के गुण हैं। तो ये मेद के जैसे करीब करीब गुण हैं। इसीलिए हम आम को स्वेदन कर्म के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ आम जन्य व्याधियाँ होती हैं तो आप वहाँ स्वेदन करते हैं, रुक्ष स्वेद करते हैं। फिर पता चलता है कि वहाँ आसानी से वो व्याधि ठीक होने लगती है। जैसे अगर आम वात हुआ है तो आप वहाँ स्वेदन करते हैं तो आम वात में लाभ मिलता है। सही है कि नहीं? तो इसीलिए अब जो स्वेदन कर्म करते क्यों हैं, ये तो हमको पता चलता है कि एक तो शरीर की शाखाओं में जो भी मल संचित हैं वो स्वेदन कर्म के द्वारा शिथिल हो करके शरण गुण को प्राप्त होते हुए वो शाखाओं से कोष्ठ की तरफ जाएंगे, इसलिए उनको निकालना आसान हो जाएगा। दूसरा, जो स्वेदन से जो मल जो हैं वो द्रवीभूत होते हैं, तो वो जहाँ से भी निकल सकते होंगे, जो नज़दीक का मार्ग है निकलने का, वहाँ से भी स्वेद के रूप में वो निकल जाएंगे, है ना। तो ये है विशेष। इसके लिए गुण क्या चाहिए? जैसा कि उष्ण गुण। ये उष्ण गुण सब वही पाचन कर्म, मतलब किसी भी बड़ी चीज़ को छोटा करना।
यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो जो सॉलिडिफाई जो मल है उसको लिक्विफाई करके निकालने की क्रिया स्वेदन क्रिया है। अब तीक्ष्ण गुण उसमें जब होता है तो वो भी तीक्ष्ण गुण क्या है, वो भी छिन्न भिन्न करके, किसी भी सॉलिड को आप छिन्न भिन्न कर दो और छिन्न भिन्न हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो निकलना आसान हो जाएगा, है ना। इसलिए स्वेदन कर्म के लिए तीक्ष्ण गुण की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके अब देखो, उष्ण गुण तो प्रमुख गुण है स्वेदन कर्म के लिए, कि नहीं, लेकिन बाकी जो गुण हैं वो उसके सहायक गुण हैं। तीक्ष्ण गुण से सहायता प्राप्त होगी। तीक्ष्ण गुण से क्या होगा, किसी भी जो है ना संचित मल को आप एक तो छिन्न भिन्न कर पाएंगे, दूसरा उसको गति प्रदान कर पाएंगे, तीक्ष्णता से, हाई इंटेंसिटी से उसमें क्षोभ पैदा कर पाएंगे, और वही क्षोभ उसको गतिमान कराते हुए उसको किसी तरफ से निकलने के लिए प्रेरित करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तीक्ष्ण गुण का क्या है ऐसा, तो तीक्ष्ण गुण। फिर उसके बाद सरम, सरगुण। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जितना सरल हो सकेगा उतना ही आसानी से पसीना बाहर आएगा। सरगुण जितना बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन है, आस्मोसिस है, जितना ज़्यादा होने लगेगी उतना ही शीघ्रता से ये संचित स्थानों से बाहर निकलेगा, स्वेदन कर्म आसानी से हो पाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि स्वेदन के लिए ग्रंथियां हैं स्वेद बनाने वाली, और फिर उनकी वाहिकाएं हैं, नलिकाएं हैं, जिससे स्वेद बाहर आता है ना, रोमकूपों के मूल में, ठीक है। तो अब जैसे ही आप सरगुण देते हैं तो वहाँ उसके ग्रंथि स्थान से या अन्य जगहों से स्वेद जो शरीर में है वो उस मार्ग की तरफ आसानी से बहता हुआ, या ऑस्मोसिस के द्वारा या डिफ्यूजन के द्वारा आराम से बाहर की तरफ, मार्ग की तरफ वो बहता हुआ आता है। तो बहेगा तो शीघ्रता से स्वेदन होगा, स्वेदन कर्म आसानी से हो पाएगा। अब मान लीजिए कहीं स्वेद तो बने लेकिन निकले ना, तो पता चलेगा कि वहाँ आपको फोड़े फुंसी हो जाएगी। जब जिनको ज़्यादा रोम नहीं होते, जो अरोमा होते हैं, जिनको रोम नहीं होते, उनको छिद्र नहीं होते प्रायः, तो उनको त्वचा में इस तरह की व्याधियाँ होती रहती, सिस्ट बनती रहती है, छोटी छोटी सिस्ट, स्वेद वाली सिस्ट बनती रहती है ना। हाँ, तो स्निग्धम। अब यहाँ स्निग्ध शब्द का तात्पर्य जोड़ने वाला नहीं है, यहाँ स्निग्ध का है क्लेद करने वाला, क्लेदन पैदा करने वाला। यस्य द्रव्यस्य क्लेदन कर्म, है ना, क्लेदने शक्ति, वो जो है स्निग्ध गुण होता है। अभी तो जहाँ नमी पैदा करना, या जहाँ नमी का मतलब है कि जलीयता पैदा करना, और जितनी ज़्यादा जलीयता होगी उतना ही इसको निकलने में, स्वेदन कर्म होने में आसानी होगी। अगर शुष्कता हो गई तो नहीं होगी। स्वेदन कर्म में मतलब क्लेद की आवश्यकता है। जितना क्लेद बढ़ा रहेगा उतना आराम से स्वेदन हो सकेगा, है ना। तो इसीलिए क्लेदन का क्या मतलब है, गीला करना, ढीला करना। किसी भी, अब कठिन चीज़ को ढीला करके भी आप द्रवीभूत कर सकते हैं, कि नहीं। उसके देखिए, कठिन जो है उसके बॉन्ड अगर लूज हो जाए तो वो चीज़ ढीली हो जाएगी, है ना। जैसे नहीं कहते भाई गांठ ढीली हो गई, या कोई चीज़ आपने टाइटली बांध के रखी थी और वो ढीला पड़ गया, तो अब वो अपनी शेप में नहीं रह जाता, लूज हो जाएगी कोई भी चीज़, है ना। क्लियर है। तो क्लेदन कर्म जो है वो यही कार्य करता है, किसी भी कठिन चीज़ को वो ढीला कर देता है। क्यों? क्योंकि द्रवता वहाँ बढ़ती है, जल भाव बढ़ता है, और जल में मृदु गुण होता है। उसी मृदु गुण से कठिन द्रव्य जो होता है वो ढीला पड़ने लगता है, मृदु पड़ने लगता है, कठिन गुण उसका नष्ट होने लगता है। बात समझ रहे ना। जैसे देखो, मिट्टी कठिन हो, मान लीजिए हार्ड कोई ढीला है उसका, अब उस पर आप पानी डालो तो वो मुलायम पड़ जाएगा, थोड़ा उसकी कठिनता कम हो जाएगी। वो कठिनता क्यों कम हुई? क्योंकि जल में मृदु गुण था, और मृदु गुण कठिन गुण के विपरीत था, इसलिए कठिनता कम हो गई। तो अभी यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं कि स्निग्ध गुण जो है ये जल का गुण है, और ये क्लेद कारक होगा, और क्लेद बढ़ेगा तो वही मतलब जल भाव बढ़ा, जल भाव बढ़ा तो कठिन चीज़ क्या हो गई, ढीली हो गई, ढीली और गीली। अब इसको बहाना आसान हो जाता है। तो ये इसलिए सहायक गुण है स्वेदन कर्म में, ठीक है। फिर अगला बात है कि रूक्ष गुण। अब रूक्ष गुण से कैसे स्वेदन होगा, लेकिन जैसे आप रूक्ष स्वेदन करते हैं तो रूक्ष गुण से भाई स्वेदन कहाँ करना होता है,
जहाँ पे हमें जल नहीं बढ़ाना, जहाँ जल पहले से बढ़ा हुआ है, अगर वहाँ और जल कर दोगे तो अग्नि मंद हो जाएगी, तो स्वेदन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे देखिए संधिवात में आप जो है रुक्ष स्वेद नहीं करते, लेकिन आम वात में आप क्या करते हैं, रुक्ष स्वेद करते हैं। ये आप अंतर समझिए बात, क्योंकि संधिवात में तो ऑलरेडी शुष्कता है, क्योंकि वहाँ वायु बढ़ी हुई है, तो वहाँ पे यदि आप रुक्ष स्वेद करेंगे तो और वायु कुपित हो जाएगी, वायु और बढ़ जाएगी। लेकिन आम वात में क्या है, वहाँ क्लेद बढ़ा हुआ है, मेद बढ़ा हुआ है, यानी क्लेद जैसी स्थिति बढ़ी हुई है। आम में ऐसा स्थिति रहती है, अभिसंधि गुण रहता है, द्रवीभूत भी रहता है, तो वहाँ यदि आप जल देंगे तो वो और जल जो है वो द्रवता को बढ़ा देगा, है ना। इसलिए फिर अग्नि जो है वो मंद और हो जाएगी, इसलिए वहाँ हमको कैसे करना है, रुक्ष स्वेद। तो यहाँ रुक्ष गुण, अच्छा अब दूसरा रुक्ष गुण का कर्म कैसे है स्वेदन में। एक तो उस स्थिति में जहाँ पहले से द्रवता बढ़ी हुई है, पहले से जल भाव बढ़ा हुआ है, वहाँ स्वेदन करने के लिए हमें रुक्ष गुण वाला द्रव्य चाहिए। और दूसरा रुक्ष गुण का काम है ब्रेक करना, तोड़ना, संबंध विच्छेद करना, ये आप जानते हैं। तो अब मलों के यदि संबंध विच्छेद कर दिए जाएं, या मल मान लीजिए कहीं चिपके हुए हैं, किसी स्रोत से आशय से चिपके हुए हैं, तो वो बह नहीं रहे, समझ रहे हैं। जैसे मेद देखिए, अगर आपकी जो आर्टरीज में मेद जमा हो जाता है तो वो मेद अब बह नहीं पाता और वो धीरे धीरे ब्लॉकेज का काम करता है। यदि हम उसके बॉन्ड को ब्रेक कर दें, तोड़ दें, वो जो बंधन जो बंधा हुआ है जिससे आर्टरी में मेद चिपका हुआ है, अगर उसको तोड़ दें तो वो बहने लग जाएगा, है ना। और स्वेदन कर्म में बहाना, पानी जैसा करके बहाना, यही स्वेदन कर्म है। किसी चीज़ को लिक्विफाई करना है और फिर फ्लो कराना है, ठीक है जी। तो अब वो बंधा रहेगा तो फ्लो नहीं करेगा, इसलिए रुक्ष गुण का वहाँ भी कर्म होता है कि वो जहाँ चिपकी हुई चीज़ें हैं, जहाँ बंधी हुई चीज़ें हैं, उनको तोड़ करके, उनके बॉन्डिंग को कमज़ोर करके और उसको बहने योग्य बना देना। तो इस तरीके से ये भी स्वेदन कर्म में एक क्या है, सहयोग है, ठीक है ना। फिर द्रवम, अब द्रव गुण जो है वो आपको मालूम है कि द्रव गुण जो है घोलने के काम होता है। यस्य विलोडने कर्मणि शक्ति स द्रवा, जो घोलने का कर्म करे उसको हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे, ठीक है कि नहीं। तो अब कोई चीज़ अगर घुलेगी तो आप देखेंगे कि सॉलिड में तो कोई चीज़ घुलती नहीं, लिक्विड में घुलती या गैस में घुलती, है ना। तो घुलने पर ही वो अपने आप लिक्विफाई हो जाएगी। जो चीज़ लिक्विड में घुलेगी वो जो भी लिक्विड होगा उसके जैसी हो जाएगी। जैसे अगर कोई चीज़ अल्कोहल में विलेय है तो वो अल्कोहल जैसा लिक्विफाई हो जाएगी। घृत में अगर घुले है, घुल सकती विलेय है तो घी जैसी हो जाएगी, है ना। अगर वो क्लोरोफॉर्म में विलेय है तो आप जैसे ही क्लोरोफॉर्म में डालेंगे तो वो चीज़ क्लोरोफॉर्म में पूरे द्रव में फैल जाएगी। क्लियर है कि नहीं। अब पानी में तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से द्रव गुण जो होता है वो अपने में मिला के उसको खुद को द्रवीभूत करने का कार्य करता है। जो मल हैं, मलों को खुद में घोल करके अपने साथ बाहर निकालने की क्रिया द्रव गुण करता है, ठीक है। तो ये भी स्वेदन कर्म में सहयोग हुआ। मल घुल गए और घुल के द्रवीभूत होकर के वो स्रोतसों से बाहर निकल गए, तो ये क्रिया स्वेदन के अंतर्गत आती है। इसलिए द्रव गुण हो तो वो द्रव्य स्वेदन करने में आसान होगा, ठीक है ना। फिर स्थिरम, अब स्थिर का देखिए, एक तो आप जानते हैं कि भाई नो चेंज, वो स्थिर है ना। अब यहाँ फिर स्थिर का क्या काम, स्वेदन कर्म में स्थिरता का क्या काम है बताइए। तो स्थिर का मतलब ये होता है कि जो एक किसी क्रिया को लगातार बनाए रखने की स्थिति को भी स्थिरता कहते हैं। यानी एक कंडीशन में बने रहना स्थिरता है। तो जो लगातार स्वेदन कराने का काम करे वो स्थिर, आप समझ रहे हैं। यानी सस्टेन करना या स्टेबली जो है ना कोई काम करना। जैसे आप लगातार पढ़ने के काम को करते हैं तो आप पढ़ने के कार्य में स्थिर हैं, है ना। जैसे आपके संबंध यदि किसी से हैं और जीवन भर रहते हैं तो आपके संबंध स्थिर हैं, है ना। लेकिन वो देखिए, अब स्थिर से मतलब है कि वो चीज़ लगातार है, कंटिन्यू है। तो ये कंटिन्यूटी
मतलब कंटिन्यूटी के लिए भी स्थिर शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है कि नहीं? जी सर। हाँ। फिर द्रव्यम गुरु चयत, और जो द्रव्य गुरु होते हैं वो भी ऐसा, यानी कि स्वेदन कर्म में सहयोग करते हैं। अब गुरु द्रव्य जो होते हैं उनका कैसे कार्य होगा स्वेदन कर्म में? क्योंकि गुरु द्रव्य जो होते हैं वो पहले तो आप जानते हैं कि जो ज़्यादा उष्मा ले करके जिसमें परिवर्तन होता हो वो गुरु है ना। और दूसरा गुरु का मतलब ये भी जानते हैं जो अधोगामी कराए, अधोगमन कराए, है ना। यानी अधोगमन किसको कहते हैं? पैसिव मोशन, एक तो पैसिवली मूव कराए किसी चीज़ को, दूसरा अधो माने नीचे की तरफ ले जाए। तो अगर डाउनवर्ड मूवमेंट कराता है तो गुरु गुण, हाँ अलॉन्ग द ग्रेविटी जो है वो अगर ऐसा मूवमेंट करा रहा है तो गुरु गुण है, ठीक है। तो इस तरीके से गुरु गुण जो है, इसलिए सबसे पीछे लिखा हुआ है वो उतना, उसमें गुरु गुण केवल एक ही तरीके से विशेष सहयोग करेगा कि ये कफ का वर्धन करके, कफ बढ़ा करके, स्वेदन के कर्म में मधुरता बढ़ा करके जो है ना गुरु गुण सहयोग करेगा, है ना। अगर कोई चीज़ अत्यंत लघु होगी तो वो तो स्वेद को पहले से ही जला डालेगी। अगर कोई चीज़ लघु है बहुत ज़्यादा, और जैसे तिक्तरस है, लघु गुण है, कटु विपाक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो शोषण का काम करेंगी, है ना, लघु लंघने। अब वो लघु हो गया तो उसका जल भाव तो अपने आप नष्ट हो गया, तो फिर वो बह के कहाँ निकलेगा, समझ गए। तो गुरु गुण जो है एक तरीके से कफ वृद्धि करके, जल भाव को बढ़ा करके, क्योंकि गुरु गुण जो है वो जल का भी गुण है ना। इस तरीके से वो स्वेदन कर्म में सहयोग करेगा। लेकिन स्वेदन कर्म के लिए जो प्रमुख गुण है वो है उष्ण, है ना। तो इस तरीके से आपको पता चला कि स्वेदन कर्म के लिए आचार्यों ने इतने गुणों वाले द्रव्यों को क्यों लिखा है। अब उनको सारी तरह की संप्राप्ति मालूम थी कि कैसे कैसे स्वेदन हो सकता है, और इसके चिकित्सीय उपयोग भी हैं कि कहाँ पे कैसा स्वेदन कराना है आपको। इसीलिए बहुत प्रकार के स्वेदन बताए, साग्नि और निराग्नि, है ना। फिर उनके भी भेद किए, साग्नि स्वेद के भी भेद हैं और निराग्नि स्वेद के भी भेद हैं। तो वो भेद करने में एक तो वो है स्थान वगैरह की वजह से कि भाई किस स्थान का स्वेदन करना है, शरीर के किस भाग का करना है, किस ऋतु में करना है, और कितना ज़्यादा स्वेदन करना है, कितना कम करना है, उसके अनुसार अग्नि की मात्रा के आधार पर भी स्वेद के प्रकार हैं, है ना। साथ साथ में ये जो स्वेदन के लिए इतने सारे गुण दिए हैं, ये दिए हैं कि आपको किस तरह के रोग में कैसे द्रव्यों से स्वेदन कराना चाहिए, जिसमें ये सारे गुण हो वो चाहिए, या इनमें से किसी किसी गुण वाला हो तो वो चाहिए। जैसे यदि कोई उष्ण और तीक्ष्ण गुण वाला है तो वो तत्काल कफ को छिन्न भिन्न करके, वैसोडाइलेशन करके, द्रवीभूत करके फटाफट बाहर निकालते। जैसे एक उदाहरण से आपको पता चलेगा, यदि आप तीखी मिर्ची खा रहे हो तो देखो आपके नाक से, आपके सर पे, आपके माथे पे तुरंत पसीना आता है ना। तो ये केवल इतने में ही नहीं आता, वो तो यहाँ चूँकि कफ संचित रहता है, ये ऊर्ध्व भाग जो है, ऊर्ध्वांग में कफ का स्थान है और शीतल स्थान है। कहते नहीं भैया खोपड़ी ठंडी रखो, दिमाग थोड़ा ठंडा रखो, ये आग से इसीलिए दूर है। आग तो आपके नाभि स्थान में है और उसको इसलिए दूर रखा गया कि आग से थोड़ा दूर रखो, क्योंकि खोपड़ी गर्म नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तुमने जैसे ही तीक्ष्ण मिर्च खाई, तीखी मिर्च खाई बढ़िया, वो तुरंत इस शीतलता की जगह में उष्णता पैदा हो गई और तीक्ष्णता की वजह से छिन्न भिन्नता पैदा हो गई। तो जो भी यहाँ संचित कफ है, जो कफ है वो तुरंत विलीन होके, छिन्न भिन्न होके और वैसोडाइलेशन होके फटाफट स्वेदन शुरू हो जाता है, देर नहीं लगती। इसीलिए उष्ण तीक्ष्ण गुण पहले लिख दिए। अब आपको ऐसे ही कहाँ उष्ण तीक्ष्ण देख के कराना है, कहाँ नहीं। अगर कोई बालक है ना, गर्भिणी स्त्री है, राजा है, सुकुमार व्यक्ति है, उसको उष्ण तीक्ष्ण दे दोगे, फफोले पड़ जाएंगे, स्वेदन तो कराना है। तो इसलिए उसको क्या कहा भाई, निराग्नि स्वेद कराना है, कि गुरु प्रावरण करा दिया, कोई चीज़ ढक दी, है ना, कंबल से ढक दिया, पसीना आ गया। जैसे ज़्यादा कपड़े पहन लो तो ज़्यादा ही पसीना आने लगेगा कि नहीं, या आतप सेवन करा दिया, या उपवास करा दिया, ऐसा होता है कि नहीं।
तो इस तरीके से वहाँ देना है स्वेदन तो आप करा रहे हो, लेकिन उसमें उष्ण और तीक्ष्ण गुण का प्रयोग नहीं कर रहे हो। आपने उपवास कराया तो कौन से उष्ण गुण का प्रयोग किया? नहीं किया। तीक्ष्ण गुण का भी प्रयोग नहीं किया, तो वहाँ बाकी गुणों का प्रयोग हो रहा है ना। इसी आधार पे आपको स्वेदन कहाँ कैसे कराना है, तो इनमें से कौन से गुणों का उपयोग करना है, ये डिटेल है। अगर इसको और आगे आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आग्नेय और निराग्नेय स्वेद मिला के। ये देखिए यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, और रोग के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार इन गुणों में से कुछ गुण अथवा सभी गुण ले करके आपको जहाँ पे जैसा उचित है उसके अनुसार स्वेदन करना है। ये जो विभिन्न प्रकार के गुण बताए जा रहे हैं, तो ये बताने का पर्पज़ यही है कि सब के सब भी किसी में दिए जा सकते हैं और इनमें से कुछ का भी प्रयोग हो सकता है। ये आपको रोग रोगी की परिस्थिति अनुसार इनमें से कौन से चयन करने हैं वो आपके पास ऑप्शन है। ये आपको ऑप्शन है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ स्वेदन कर्म।